Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी रीडर के अंतर्गत हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काव्य में जो ये आपका जो गद्य का चैप्टर है, ये जो चैप्टर है यहाँ पर गद्य का दिया गया है, क्षमा चाहता हूँ, गद्य का चैप्टर है। तो गद्य का दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेकंड चैप्टर है जिसका शीर्षक है ममता। ममता नामक पाठ को यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ममता पाठ जो है कहानी विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी को लिखा है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद इसके जो लेखक हैं उनके जीवन चरित्र पर, उनके स्मरणीय तथ्य पर, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जन्म और मृत्यु के विषय में जान लेते हैं। उसके पश्चात इस चैप्टर के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान है वो बहुत ही उच्च है। इन्होंने न केवल निबंधों की, कहानियों की, वरन इन्होंने अन्य साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। वो चाहे उपन्यास हों, चाहे वो नाटक हों, चाहे वे कहानी हों, चाहे वे एकांकी हों, कुछ भी इन्होंने सब कुछ न कुछ सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो सर्वप्रथम इनके स्वर्णीय तथ्य मतलब होता है उनके जीवन के जो सुनहरे पल थे, उनके जीवन चरित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण पल थे, जो महत्वपूर्ण आयाम थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये जो सन दिया गया है इसका कहीं 1890 दिया गया है। अगर 90 भी दिया गया है तो वो भी मान है, क्योंकि कुछ साहित्यकारों द्वारा 1889 माना जाता है इनका जन्म, और कुछ साहित्यकारों ने इनका जन्म 1889 माना है, कुछ 90 माना है। तो यहाँ पर हम 1889 मान के चलते हैं। 1889 में इनका जन्म होता है। 1889 एक बार पुनः हम इसे क्लियर कर लेते हैं। इनके जन्म के संबंध में, इनके जन्म के संबंध में दिया गया है कि इनका जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में ही हुआ था। कहीं कहीं ये सन जो है गलत दिया गया है, आप उसके फेर में न पड़िएगा। 1889 ही है इनका जो जन्म सन है, वह इतना ही है। तो इसके बाद हम देखते हैं जन्म स्थान के विषय में। अगर हम देखें तो इनका जो जन्म स्थान है अन्य लेखकों और अन्य कवियों की तरह इनका भी जन्म काशी में हुआ था और एक धनाढ्य परिवार में, एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अगर हम देखें तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके अगर जन्म स्थान के अतिरिक्त हम और चर्चा करें, इनके उपनाम की चर्चा करें तो इनका जो उपनाम था वो कलाधर था।
कलाधर उपनाम से ये कुछ समय तक रचनाएं लिखा करते थे, कुछ कविताएं किया करते थे कलाधर उपनाम से। इन्होंने जो इनकी जो लेखन विधा है, लेखन विधा की बात करें, कौन कौन सी विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई, तो उसमें काव्य, नाटक, कहानी, काव्य, नाटक, कहानी तथा उपन्यास थे। उपन्यास के रूप में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, उपन्यास पर इन्होंने लेखनी चलाई। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनकी चर्चा कर लेते हैं। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कामायनी, जो इनका महाकाव्य है, जिसकी रचना इन्होंने सन 1935 ईस्वी में की थी। कामायनी, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, लहर, झरना, आंसू, आंधी, आकाशदीप, आंधी, आकाशदीप तथा एक घूंट। एक घूंट इनकी जो थी एकांकी के रूप में, हम इसे प्रथम एकांकी के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। एक घूंट जो है इनकी प्रथम एकांकी है। अगर हम इनके नाटकों की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसौमनी आदि अनेक नाटक इन्होंने लिखे हैं। अगर इनके मृत्यु की बात करें, मृत्यु के पहले इनकी भाषा शैली की पहले बात कर लेते हैं। भाषा इनकी जो थी वह ब्रज भाषा, तथा खड़ी बोली थी। ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं में ये रचनाएं किया करते थे। शैली के रूप में हम देखें तो शैली इनकी भावात्मक तथा चित्रात्मक थी। शैली जो थी वो भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली थी। कौन शैली थी? चित्रात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली थी। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु है वह सन 1937 ईस्वी में। इसी प्रकार यहाँ से अगर यहाँ पे 89 किया गया है या फिर 90 किया गया है तो यहाँ पर भी 1936 या 1937 माना जाता है। जो एग्जैक्ट डेट है वह क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्यकारों द्वारा जन्म 1889 और मृत्यु 1937 ईस्वी मानते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन रहा। अगर इनके संपूर्ण जीवन के विषय में बात करें तो इनका जो जन्म है एक वैश्य परिवार में हुआ था। एक धनाढ़ व्यापारी के यहाँ, जिसे वैश्य अर्थात बनिया के यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। साहित्य इनके घर का जो वातावरण था वो एक साहित्यिक वातावरण इनको प्राप्त हुआ और 9 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखकर अपने पिता को इन्होंने दिखाया और इस कविता को पढ़कर, इस रचना को पढ़कर इनके पिताजी ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे चलकर तुम महान कवि बनोगे। और सुघनी साहू, इनके परिवार का जो संबंध था वो सुघनी साहू
के परिवार से था और इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी, जल्दी ही हो गई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने की थी, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटी उम्र में ये घर का भार वहन करते करते और इनको जल्द ही इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और क्षय रोग से पीड़ित जयशंकर प्रसाद जी का की मृत्यु है वो 48 वर्ष की, मात्र 48 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 में हो जाती है। फिर भी इन्होंने 48 वर्ष की आयु में बहुत सारी रचनाएं की। उनमें नाटक के रूप में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, कामना, जन, करुणालय तथा एक घूंट के रूप में जानते हैं। कहानी के रूप में प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, छाया, काव्य के रूप में कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, ये सब रचनाएं लिखी। उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती की हम चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध आते हैं। इन्होंने जो भाषा अपनाई, सबसे पहले इन्होंने शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, उसके बाद कविता में इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। कविता में कविताएं जो लिखी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। शैली की बात करें तो इन्होंने वर्णात्मक, अलंकारिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये रहा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और अगर इनके कहानी की बात करें, जो कहानी आकाश ममता है आपके पाठ्यक्रम में, उसकी बात करें तो ममता शीर्षक कहानी प्रसाद जी की भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का चित्र उपस्थित किया गया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। ये एक रोहतास दुर्ग होता, रोहतास दुर्ग है, रोहतास दुर्ग, रोहतास दुर्ग होता है। दुर्ग का मतलब होता है किला, जिसे आप इंग्लिश में फोर्ट कहते हो। तो रोहतास एक दुर्ग था जहां ममता निवास करती थी और ममता के जो पिता थे वो एक उसी जो दुर्ग के रक्षक के रूप में, जिनका नाम चूड़ामणि रहता है, चूड़ामणि था, और इनकी जो पुत्री थी, चूड़ामणि की जो पुत्री थी उसका नाम ममता था। ये ममता के जीवन से संबंधित ये कहानी है। चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, दूसरी कोई संतान इनकी नहीं थी। और ये रोहतास दुर्ग के चूड़ामणि जो थे, रोहतास दुर्ग के रक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और एक समय ऐसी भयावह स्थिति आती है जब पठानों ने क्या किया, मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल शासक हुमायूं को इस दुर्ग से अपनी जान बचाकर भागनी पड़े। और जो ममता थी उसको भी, जो चूड़ामणि थे उसको भी उस दुर्ग से, किले से बाहर ले जाते हैं और बनारस के एक स्थान पर ले जाते हैं जहां पर धर्म प्रचारक विहार, मौर्य का धर्म प्रचारक विहार था। उस टूटे फूटे खंडहर में वो निवास करने लगती है। उस बिखरी हुई ईंटों के ढेर तथा भारतीय शिल्प की विभूति, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने शीतलता में एक कुटिया बना लेती है, उसी में रहती है। लेकिन उसी समय एक रात जो होता है वो बहुत भयानक होता है। मुगल सम्राट जो हुमायूं रहता है वह आता है वो झोपड़ी में और कहता है कि मुझे जो पठान है अर्थात शेर शाह सूरी ने मुझे उसके साथ चौसा का युद्ध हुआ था और वह भी उस भीषण युद्ध में
शेरशाह सूरी जो है वह हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं भाग करके इस कुटिया में आता है, जिसको ये स्त्री जो ममता रहती है वो अपने यहाँ शरण देती है, एक रात के लिए शरण देती है। और ये ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी होती है, ये कहती है कि इस संसार में जो विधवा ब्राह्मणी होती है या विधवा की जो स्थिति होती है बहुत ही दयनीय होती है। इससे जो स्थिति, इससे बुरी स्थिति संसार में और किसी की नहीं होती है, बहुत दुखी रहती है। फिर भी हुमायूं को अपने घर में शरण देती है। उसके बाद उस हुमायूं के जो सैनिक रहते हैं सुबह होने के पहले ही उसको अपने घोड़े में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो हुमायूं कहता है कि जिस स्त्री ने हमें अपने इस झोपड़ी में स्थान दिया है, एक दिन मैं इस झोपड़ी को महल बनवाऊंगा। धीरे धीरे करके ममता बूढ़ी हो जाती है और ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सम्राट आए और हमारी इस झोपड़ी को तहस नहस कर दे और यहाँ पर एक महल खड़ा कर दे। इसी चिंता में उसके कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, वह बूढ़ी हो जाती है। तब एक दिन हुमायूं के सैनिक वहाँ पर आते हैं और उस झोपड़ी को ढूंढते हैं। झोपड़ी को ढूंढते ढूंढते अंदर आ जाते हैं और बुढ़िया को देखते हैं जो ममता रहती है। ममता से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्त्री रहती है थी पहले, जिसने झोपड़ी रखी थी, जिसने हमारे जो राजा थे, हमारे जो मुखिया थे, अर्थात हुमायूं की जान बचाई थी। हम लोग यहाँ पर एक महल खड़ा करने वाले हैं। तो वह ममता जान जाती है कि हमारी ही बात हो रही है। उसी समय ममता की आखिरी सांस चलती रहती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ममता। उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि वहाँ पर उस झोपड़ी को हटाकर महल बनाया गया या फिर कुछ और बनाया गया। ये क्या होता है ये ममता को पता नहीं चलता है। अश्वारोही ये देख करके कि ममता की उसी समय मृत्यु हो जाती है, वह अवाक होकर आश्चर्यचकित रूप से खड़ा का खड़ा रह जाता है। बुढ़िया के अर्थात ममता के जो प्राण पखेरु हैं वो उड़ जाते हैं और उसी स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनाया जाता है और उसी स्थान पर एक शिलालेख खुदवाया जाता है। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था, ऐसा उस शिलालेख में लिखा जाता है। उसके पुत्र अकबर ने भी उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी यहाँ पर मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं जिक्र नहीं आता है। तो ये एक कहानी है मुगलों और पठानों के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें जो बचने के लिए हुमायूं इस ममता के शरण में आता है, ममता की झोपड़ी में आता है और एक रात के लिए वहाँ विश्राम करता है। और उस झोपड़ी को महल बनाने की बात कह करके जो हुमायूं है वह चला जाता है। बाद में जब ममता बूढ़ी हो जाती है तो उसके सैनिक आते हैं, उस बुढ़िया को ढूंढते हैं। अंततः बुढ़िया मिलती तो है, लेकिन तभी वो सैनिक के सामने ही अपने प्राण त्याग देती है। फिर ये सारी घटना होती है, ये मंदिर बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ममता के विषय में कोई भी जिक्र नहीं रहता है। कोई भी ममता का वहाँ पर कहीं पर भी उस शिलापट पे, उस शिलालेख पर कोई नाम नहीं रहता है। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, जिन्होंने आपके इस पाठ्यक्रम में रखा गया है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहानी चित्रित की गई है, उकेरी गई है। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्य सी कहानी है जो एक बार पढ़ने से आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। और इस कहानी को निश्चित पढ़िएगा और अगर आद्यांत इसमें से आता है तो आपको कोई कठिनाई इसे जानने में, इस आद्यांत के पाठ और इसके लेखक को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इस कहानी के समापन के साथ इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। इस चैप्टर के समापन के बाद हम इसका कंप्लीट PDF हम भेज देंगे। आप लोग इसके पहले ममता पाठ लिख चुके होंगे, उसके पश्चात इस पाठ को आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।